नमस्कार। नए में चंद छोड़ा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो अच्छे से पढ़ें इन प्रश्नों को। परीक्षा से पहले एक बार रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता अगर इनमें से अगर नहीं भी आए प्रश्न, लेकिन कम से कम आप लोगों को और कॉन्फिडेंस तो होगा, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से ये सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रत्येक पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही मैं लाया हूँ आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है वो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल भी है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि खरीफ फसल रबी फसल से किस प्रकार भिन्न है। तो ये तो हमें पता ही होगा कि खरीफ फसल है वो कौन सी होती है, रबी कौन सी होती है ना। अब मैं आपको ज़्यादा से विस्तार से नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से मन लगा कर इन प्रश्नों को नोट कर लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। पहला क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि खरीफ फसल रबी फसल से किस प्रकार है बिना। खरीफ फसल हमें पता ही जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और रबी जो वर्षा ऋतु में नहीं बोई जाती है, अर्थात सिंचाई की जाती है इन फसलों की, ठीक है ना। जो अक्टूबर, वैसे तो नवंबर दिसंबर बोई जाती है। तो खरीफ की वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसलें कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्य जून से सितंबर तक होती है ना, ठीक है। उदाहरण है धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। उदाहरण है गेहूँ, मटर, चना, सरसों। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, ठीक है ना। खरीफ और रबी, यानी वैसे तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं मुख्य, है ना। फसलों को 3 प्रकार से, या टाइप ऑफ क्रॉप, फसलों को 3 प्रकारों में बांटा गया, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं, खरीफ फसल और रबी फसल, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसका कि समझ कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये प्रश्न आप सबका पढ़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। उर्वरक और खाद है भाई, यह एक क्या, देखो ये कार्बनिक लवण है, ये प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशेष आदि से बना जाता है। इसका जो फैक्ट्री में होता है, इसका खेतों में, या इसे खेतों में बनाई जाती है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, इससे होती है, ठीक है। इतना ही, यानी एक दूसरे का विपरीत, एक याद है दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है, इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। बिल्कुल, इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम होते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। कक्षा 8 के विद्यार्थी, और परीक्षा नज़दीक है, ज़्यादा दिन भी नहीं है। 19 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। अगला है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सिंचाई किसे कहते हैं, ये तो हमें सबको आता ही है कि जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल के स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
ठीक है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी आपको मुख्य जो याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, सिंचाई की परिभाषा, ठीक है ना। विभिन्न या विभिन्न समय अंतराल बाद में फसलों को देना, पानी देना, ठीक है ना। फसलों को या समय समय पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। अब इसकी दो विधियां हैं, एक तो छिड़काव तंत्र है, ठीक है ना, और एक है ड्रिप तंत्र। आपकी पासबुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इन प्रश्नों को पढ़ के आप अपनी जो पासबुक है, अपनी नोटबुक है, उसमें ज़रूर लिख लेना। नोटबुक में लिख सकते हो या फिर पासबुक में टिक लगा सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी। तो छिड़काव तंत्र यानी इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है। अब मैं ज़्यादा देखो, इसमें नोजल होते हैं, ठीक है ना, और नोजल से जो पानी है वो फव्वारे रूप में निकलता है, किस तरह से जैसे कि वर्षा हो रही है ना। ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करीब पानी। अब खरपतवार क्या, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इनको जरूर लगा लेना अपने पासबुक में या फिर नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो पहले पार्ट के 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कितने हैं? 4 क्वेश्चन। उसके बाद में लेसन नंबर 2, ठीक है, सूक्ष्म जीव वाला है। किस पहला है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो उसके मुख्य वर्ग हमें बताइए कौन कौन से हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, यानी 4 हैं इसमें। कितने हैं? 4 हैं। 4 के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे जीवाणु में है स्पाइरल जीवाणु है, छद्मनामा जीवाणु होता है। कवक में जैसे एस्परीजल सभी। उसके बाद में है पिनसी एलम एमीबा पैरामीशियम है। और शैवाल के है ही वो स्पाइरो वगैरह और माइडोमोनास, ठीक है ना। इसमें देखो ये नहीं है माइडोमोनास, ये है क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास, याद रखना, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद में है दूसरा, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के लाभ। प्रश्न आपकी बुक में है सारे, टोटल क्वेश्चन आपके पास में मिल जाएंगे। आप तो इन प्रश्नों को लगा लेना, ठीक, ओके। उसके बाद में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में है वैक्सीन क्या है, वैक्सीन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे वैक्सीन वाला भी। वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जिस शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्दी मार देता है, जिससे क्या होती है, बीमारी खत्म हो जाती है, ओके। नाइट्रोजन चक्कर, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। नाइट्रोजन चक्कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। नाइट्रोजन चक्कर, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में जरूर लगा लेना। उसके बाद में विषाणु क्या है, तो इसके होगी यानी इसके 6 क्वेश्चन इस पार्ट के। कितने हैं? 6 क्वेश्चन। अब आता है लेसन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। आपका पढ़ा हुआ वैसे सरल भी है, अपनी लगा लेना बुक में। उसके बाद में जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में है कोक क्या है, देखो समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, याद कर लेना। आपको समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे, तुमसे बोरिंग हो जाओगे। कोक क्या है,
उसके बाद CNG और LPG में क्या अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। उसके बाद में पार्ट 4, यानी इस पार्ट के 4 क्वेश्चन हो गए। पार्ट 4 मोमबत्ती के ज्वाला का चित्र बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चित्र, शायद सबको आता ही होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला नीला दिखाई थोड़ा सा है ना, ये यहाँ पर पूर्ण दहन होता है इसका, सबसे गर्म ये भाग, ठीक है। उसके बाद कम गर्म नीचे वाला मध्यम में, ऊपर वाला सबसे गर्म होता है, पूर्ण दहन ये होता है। उसके बाद में आंशिक दहन, यानी जहाँ से ये मोमबत्ती इसकी बत्ती से लो स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर आंशिक दहन, पूर्ण दहन नहीं होता है, सबसे कम गर्म ही रहता है। हम देखते हैं ना कि बत्ती की लो ज़्यादा नहीं, यानी ऊपर उसकी जो शिखर होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा ताप होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये मोमबत्ती है बिना, तो ये चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है, मोमबत्ती वाला बना लेना आप। CO2 आग को किस प्रकार नियंत्रित करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है, यानी ज्वलन ताप यानी वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लग जाती है। दहन के प्रकार, वेरी तीव्र दहन, सवदा दहन और विस्फोट दहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ईंधन क्या है, नहीं ईंधन दक्षता क्या है। ईंधन दक्षता मतलब वो कितनी ऊर्जा देता है, 1 किलोग्राम ईंधन से कितने किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ईंधन दक्षता कहते हैं। यानी 1 किलो ईंधन है, उससे कितनी हमें ऊष्मा मिलती है, ठीक है ना, किलो जूल, जूल के रूप में ऊष्मा, ठीक है ना, वही क्या होता है, ईंधन की दक्षता होती है। अब 5वां पार्ट शुरू हो गया है, ठीक है ना, कक्षा 8 विज्ञान, ठीक है। पार्ट 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज में अंतर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना, याद कर लेना आप। उसके बाद में अगला वीडियो को रोककर आप मेरे प्रश्नों को आप समझ सकते हो। उसके बाद में है वनस्पति एवं प्राणीजात में अंतर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में है रेड डाटा पुस्तक क्या, ये तो आता है हर बार, ठीक है ना। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड, संकटापन का मतलब तो वह जाति है जो संकट की ओर अग्रसर है, यदि समय थे उनका यदि संरक्षण नहीं किया जाए वो विलुप्त हो सकती है, उसको बोलते हैं संकटापन, संकटग्रस्त, यानी जिसकी संख्या बहुत कम रह गई है। जैव विविधता क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्रवास क्या है, ठीक है ना, ये प्रश्न आप लगा लेना। अगला है पार्ट 6, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निषेचन प्रक्रम, ठीक है ना। देखो इन प्रश्नों को आप टिक लगा देना और अपनी बुक में पढ़ना, इन प्रश्नों को अपने पास बुक में पढ़ना, ठीक है, सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको ये, ठीक है ना। वेरी वेरी, मैं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ओके। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाम से पता चल रहा आंतरिक निषेचन, ये शरीर के अंदर होता है, ये शरीर बाहर होता है, ये है मानव, मुर्गी आदि में होता है, अरे मनुष्य में आंतरिक होता है, क्योंकि निषेचन क्रिया है वो अंदर होती है, ठीक है ना, मादा के फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में, और बाहर से बाहर होता ही है, ठीक है ना। ये मछली है स्टारफिश, इसमें होता है जलीय जीवों में। मेंढक के जीवन चक्र का चित्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको बता दूँ मैं, ये जीवन चक्र आपके पक्का आएगा, जीवन चक्र मेंढक वाला, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना इसको। मेंढक का जीवन चक्र, देखो अंडे हैं, फिर आने में टेड बॉल बनता है, उससे बाद में ऐसा बन जाता है, उसके बाद में ये देखो वैश्विक मेंढक, मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मादा जनन में होते हैं एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, और एक गर्भाशय होता है, अंडाशय से मादा युग्म बनाते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। उसके बाद में नर जनन अंगों का वर्णन कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 7, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए,
ठीक है। ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। प्रश्न लगा लेना आप इन प्रश्नों को पक्का। उसके बाद में है एडम्स एप्पल का वर्णन करें। उसके बाद में है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखो इसका चित्र भी, गर्भस्थ शिशु में लिंग दान कैसे होता है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये रहा देखो, ठीक है ना, ये शुक्राणु, ठीक है ना, ये वायु और ये अक्ष। देखो ये तो है नर इधर वाला, ठीक है, और ये है मादा, ये क्या है मादा का, ठीक है। नर यानी वायु और अक्ष। अब देख लो इसमें सीधा दिया है शॉर्ट में, ये नहीं, ये क्रॉस नहीं है, ये नहीं है, ये शुक्राणु है। ये जो ये संरचना नहीं, ये क्या है, ये शुक्राणु, देख शुक्राणु मतलब ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। मादा में क्या बनते हैं अंडे, ठीक है। तो अंडाणु के मिलने से क्या मतलब, देखो एक्स मिल गया तो लड़की और एक्स वाई मिल गया तो लड़का, ठीक है। अच्छे से आप देख लेना चित्र को एकदम से गोल लगा के मन से। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन या परिवर्तनों की सूची बनाइए। ये है देखो, यानी क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि होना, आप पढ़ लेना इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के हार्मोन्स के बारे में रेखा चित्र सहित वर्णन कीजिए। हार्मोन जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, अंडाशय है, यानी इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये है, ठीक है ना। तो इनका हमें वर्णन करना है। आगे इसका देखो आई भी गया देखो इसमें है ना, जैसे ये पुरुष संबंधी, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुष में, पीयूष ग्रंथि यहाँ पर होती है, मस्तिष्क में थायराइड ग्रंथि है, गले में होती है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना। जो हमारे गुर्दे होते हैं ना किडनी, इनके ऊपर होती है देखो एकदम से गुर्दों के ऊपर, ये अग्नाशय ग्रंथि है ही, ठीक है। उसके बाद देखो ये स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, ठीक है। अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद में लेसन नंबर 8, संपर्क बल क्या है, एसम बल क्या है, ये आप टिक लगा लेना, इसमें मत पढ़ना, नहीं इसमें पढ़ो तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आपको टिक लगाने केवल अपनी पासबुक में। उसके बाद में ये हो गया। अगला दाब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, स्थिर विद्युत बल क्या है, ठीक है ना। और 9वां पार्ट देखो इसमें घर्षण बल क्या है, ये पार्ट 9 है, ठीक है। उसके बाद में है खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, वे क्या कीजिए। उसके बाद सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, हर पार्ट के लगा रहना आप पक्का। घर्षण को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से, लौटनी घर्षण किसे कहते हैं, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं, सर्पी घर्षण किसे कहते हैं, है ना। लेसन नंबर 10, ध्वनि किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के अपने शब्दों में रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति कैसे मापा जाता है, ठीक है ना। ये देखो शोर क्या है। अब देखो ये वाक्य यंत्र का चित्र भी आ गया यहाँ पर, मानव है वाक्य यंत्र का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, याद कर लेना। शोर क्या है, मनुष्य की ध्वनि सुनने की प्रबलता
कितनी होती है? देखो ये प्रबलता, ये थोड़ा सा आगे नाम मिसप्रिंट हो गया, प्रबलता ऐसे लिखा जाता है, प्रबलता, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा इसमें। मनुष्य की ध्वनि से सुनने की प्रबलता कितनी है ना। फिर पाठ है 11वां। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उसे क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए, ठीक है, कर लेना है प्रश्न। उसके बाद में यही प्रश्न ये भी आप लगा लेना। अगला, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। देखो, कॉपर सल्फेट, जिंक, तो इसे क्या बनता है? जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। पार्ट 12वां। देखो ये इसमें दिया नहीं, चिड़ित नहीं, ये तड़ित है। ये क्या है? तड़ित, ये नाम है इसका, तड़ित। शेप नहीं सूख सकते, तीनों पाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तड़ित क्या है? ये नाम तड़ित है, ये नाम क्या है? तड़ित, ठीक है, तड़ित नाम है। और देखो ये इसका चित्र भी आ गया। तड़ित क्या है, किस तरह काम करता है, ये देखो, ठीक है ना। इसका बुश से, भूमि से क्या समझ, अगर बिजली गिर जाए तो इसके माध्यम से भूमि में चले जाएगा, नुकसान नहीं होगा। ओके, देख लेना, ये चित्र आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, भूकंप से सुरक्षा के लिए कुछ उपायों की सूची बनाइए। बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं। सर्दी में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, वह क्या कीजिए। उसके बाद में लेसन नंबर 13, नियमित तथा विस्तृत प्रवर्तन में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद में है प्रावर्तन के नियम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्रावर्तन नियम ये है, देखो, प्रावर्तन किसे कहते हैं पता ही आपको, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दृष्ट कर जब उसी माध्यम में उड़ देती है उसे प्रावर्तन कहते हैं। प्रावर्तन के 3 नियम हैं, नहीं 2 नियम हैं। कितने हैं? 2, एक और 2 इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न आ सकता है। माननेत्र का चित्र बनाए और उसके अंगों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव नेत्र, ठीक है ना, मानव नेत्र। तो ये हो गया अपने लगभग पार्ट सारे कंप्लीट, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मैंने जितने प्रश्न बताए हैं ये, इसके अलावा और भी मैं प्रश्न बता दूंगा, ये आप एक बार ज़रूर पढ़ देना इन क्वेश्चनों को।